बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कहा जाता है कि 2013 के इंतखाबात से पहले दो इंतखाबात ऐसे थे कि जिनमें इस कौम को एक फ़ैसला करने की घड़ी सामने थी उनके। एक वो इंतखाब कि जो पाकिस्तान बनने से पहले था, और फिर उसके बाद मुद्दतों गुजरने के बाद आमरीत के अंधेरों से अपने आप को लड़ते झगड़ते और निकलते हुए 1970 के इंतखाबात। उसके बाद से जमहूरियत की किश्ती जिस तरह चलती रही है और जिस तरह आमरीत के साए इस मुल्क में छाए रहे हैं, लोगों का एक तसव्वुर ये रहा है कि कभी वो एक तरफ अच्छाई की सूरत हाल देखते थे और कभी दूसरी तरफ अच्छाई की दूसरी सूरत हाल, कभी एक से उम्मीदें लगाते थे और कभी दूसरे से उम्मीदें लगाते थे। अब 2013 के जो इंतखाबात हैं, ये इंतखाबात कुछ ऐसे मरहले पर आए हैं कि जिस मरहले में लोग उन सारे तजर्बात से निकल कर एक फ़ैसला करने वाले हैं। ये क्या फ़ैसला करने वाले हैं, किस किस्म का फ़ैसला करने वाले हैं, क्या ये फ़ैसला करने वाले हैं भी या कोई फ़ैसला नहीं करेंगे, ये बहुत बड़े सवालात हैं कि जो इस 2013 के इंतखाबात में हर तज्ज़िया नगार के सामने हैं। हम हल्कावार और इलाके के हिसाब से चलते हैं। आज का जो इलाका हमारे सामने है वो बहुत अहम इलाका है। इस इलाके से एक सदर पाकिस्तान हो चुके हुए हैं, एक इलाके से एक साबिक़ वज़ीर आज़म हो चुके हैं, इस इलाके से एक साबिक़ वज़ीर आला हो चुके हैं, इस इलाके से और बहुत सारी शख्सियात हैं। अगर बाही नामवर शख्सियात की बात करें तो फैज़ और अल्लामा इकबाल का सियालकोट यहाँ पर मौजूद है। गुजरात जिसे सर सैयद ने ख़ित्ता शुनान कहा था वो वहाँ मौजूद है। पहलवान बरादरान की सरजमीन जो है वो गुजरांवाला यहाँ पर मौजूद है। रंजीत सिंह का शहर गुजरांवाला यहाँ पर मौजूद है, एमनाबाद की धरती। ये बहुत अहम इलाका है क्योंकि इस इलाके की हैसियत और जो जगह है और महल्ले वकू है, ये बहुत दरमियाना सा और बिल्कुल जिसे कहते हैं एक सेंटर सा बन जाता है इस पूरे इलाके का, जिसे हम शुमाली पंजाब कहते हैं। आज हम जिक्र करें सुबह पंजाब के 4 अजला गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट और नारोवाल में इंतखाबी मार्कों का। यहाँ कौमी असम्बली की कुल 23 नशिस्तें हैं। गुजरांवाला के हल्का NA 96 में मुस्लिम लीग नून के हैवी वेट खुरम दस्तगीर का मुकाबला पीपल्स पार्टी के सईद गुज्जर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के SA हमीद से होगा। गुजरांवाला के एक और हल्के NA 98 से पीपल्स पार्टी के इम्तियाज सफ्तर वड़ाइच मुस्लिम लीग नून के मियां तारिक महमूद के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि NA 101 से 2 रिवायती हरीफ मुस्लिम लीग नून के जस्टिस रिटायर्ड इफ्तिखार चीमा और तहरीक इंसाफ के आदिल बख्श चट्ठा एक दूसरे से टकराएंगे। जिला गुजरात में होगा एक और अहम मुकाबला, जहां NA 105 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चौधरी अहमद मुख्तार और मुस्लिम लीग काफ के चौधरी परवेज इलाही में कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। NA 106 लाला मूसा से साबिक वजीर इत्तलात कमर जमान कायरा का मुकाबला होगा मुस्लिम लीग नून के नूरुल हसन शाह से, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मियां मोहम्मद अफजल हयात मैदान में उतरेंगे। NA 110 सियालकोट में मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ का कांटे का मुकाबला होगा पीपल्स पार्टी की साबिक वजीर सेहत फिरदौस आशिक आवान से। ये दोनों एक दूसरे पर सख्त ले जाने के लिए बेचैन हैं। जिला नारोवाल में भी अहम मुकाबले मुतवक्के हैं। इनमें हल्का NA 116 से पीपल्स पार्टी के चौधरी तारिक अनीस और मुस्लिम लीग नून के दानियाल अजीज एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। नारोवाल के ही इलाके NA 117 से नून लीग के एहसन इकबाल के मद्दे मुकाबिल होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इब्रारुल हक। शेर छाएगा या सुनामी, इसका फैसला 11 मई को होगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सियालकोट के हल्का NA 110 में, जहाँ पर आवाम से पूछती हैं कि वो इस इंतखाबात में किसको वोट देंगे। इमरान खान को देंगे। इमरान खान को। इमरान खान को। ये मैं किसी को नहीं वोट दूंगा। हम सब इमरान खान के साथ हैं। नवाज शरीफ जिंदाबाद। हाँ साहब, नवाज शरीफ को। जी, वोट देने का अभी तो सोचा नहीं है क्योंकि गुजरात की हालत बदली नहीं है, ना ही गुजरात शहर में कोई तरक्याती काम हुए हैं। वोट दिया इमरान खान, किसी ने भी नहीं लेना चाहिए। इंशाल्लाह इमरान खान। वोट जो है वो परवेज लाई की इमानत है। मैं वोट दूंगा नवाज शरीफ को। इंशाल्लाह इमरान खान। हम तो ये चाहते हैं कि जो भी है अच्छा है। इंशाल्लाह मियां साहब आएंगे। हमारे मंशूर हमारे पूरे होने चाहिए, हमारा जो कि हमारा जायज मुतालबात है वो हमारे पूरे होने चाहिए। हम तो नारा लगाते हैं शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ। हम चाहते हैं अच्छा बंदा है। आज जिन लोगों को हमने इस हल्के और इलाके के इलेक्शंस के बारे में गुफ्तगू करने के लिए मदऊ किया है, एजाज अमीर साहब सियासतदान भी हैं, एजाज अमीर साहब
लिखने वाले भी हैं, और मैं लिखने वाला जो है इनका बहुत बड़ा। सलमान गनी साहब सहाफ़त जिनकी घुट्टी में है और मुद्दतों सहाफ़त के साथ जिनका ओढ़ना बिछोना रहा है, और मुख्तलिफ जादों में आप इनको देखते रहते हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं आलिया नज़ीर, मुस्तकबिल में झांकने वाली और टैरो कार्ड रीडर। आलमीर साहब, एक पूरा इलाका के हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ओवरऑल जो सिनेरियो बन रहा है, एक तवील अरसा तक तो ये कौम बेयकीनी में रही है। हर कोई एक दूसरे से, बल्कि सियासी लीडर पूछते थे इलेक्शन होने नहीं या नहीं होने। तो ये जो कैफियत अब बन रही है, इसमें क्या आप समझते हैं? कई लोग तो अब भी पूछते हैं ये अब ऐसे पता नहीं, वो सिनिसिज्म और स्केप्टिसिज्म इतनी ज़्यादा हो गई है, तो है लोगों में, वो है ऐसे। लेकिन मेरा ख्याल है हो जाए जब नहीं, बिल्कुल जी यकीनन वो तो अब तब तो हमने देखना चाहिए कि होंगे तो क्या होगा, होंगे तो क्या होगा जी। लेकिन यहाँ पे तो हम आए यहाँ से पता करने, चकवाल से यहाँ चले हैं, चकवाल की कैफियत कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। मैं तो कल से कुछ जिन आदमियों से मिल सका हूँ तो बस पूछता ही रहा हूँ कि भाई क्या मूड है, क्या चीज़ है, क्या चीज़ है। तो उससे एक कम अज़ कम मैं कोई हतमी तौर पे नहीं कह सकता कि क्या होने को जा रहा है या क्या बड़ा धमाका भी होगा। लेकिन एक बात तय है कि वो जो दो धड़े थे जिन्होंने पिछले 30 साल से होस्टेज किया हुआ, जो डोमिनेट पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को कर रहे थे, और ये देखिए ना 70 से लेके आज तक, 70 में पीपल्स पार्टी थी तो बाकी एंटी भुट्टो फोर्सेस थे, उनकी कशमकश जो है ये चलती आई, और बीच में फौज भी आई, हमारे जर्नैल साहिबान भी आए, IGI भी बनी। वो दो की जो धड़ाबंदी है, दैट डिक्टेटरशिप जो उन दोनों की थी, वो इस इलेक्शन में एक नई फोर्स के आने से टूटने को जा रही है। कितना टूटता है, क्या होता है, मैं हतमी तौर पे मेरे आप क्या समझते हैं? ये बात तो इनकी बड़ी जेन्युइन है कि एक जो जैसे कहते हैं मेजॉरिटी, कि वो लोग समझते थे कि इन दोनों धड़ों के अलावा अगर कहीं भी गए तो वो कहते हैं इसने कौन सा जीतना है। तो ये बात, ये सब एक तो बात आपने वो जो बेयकीनी की है, तो वो बेयकीनी मेरा ख्याल सियासी हालात या इंतखाबी रुझानात की वजह से नहीं है, वो दहशत गर्दी के रुझानात की वजह से है, और कोई ऐसी बात नहीं है। चूँकि आपको याद होगा 2-3 माह पहले जिस बेयकीनी की बात की जा रही थी वो और थी, वो 3 माह की केयर टेकर की बजाय 2 साल की केयर टेकर की बात हो रही थी, बांग्लादेश तर्ज की निगरान गवर्नमेंट की बात हो रही थी, वो सारी चीज़ें पीछे रह गई हैं। अब पाकिस्तान के अंदर कोई सियासी जमात ऐसी नहीं है जिसकी कमिटमेंट इन इंतखाबात के साथ ना हो, लिहाजा ये बात तो अब क्लियर हो गई कि जी पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात होंगे, और इंशाल्लाह 11 मई को इंतखाबात होंगे। और मैं इंशाल्लाह इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के हालात जिस तर्ज पे हैं, जो हमारे मामलात हैं, खैर वो इलेक्शन मुलतवी करने का तो सोच को नहीं सकता है, वो बात अब वो बेयकीनी तो ख़त्म हो गई। जहाँ तक अभी याज़ अमीर साहब ने बात की, इसमें कोई शक नहीं कि एक नया फैक्टर सामने आया है इमरान खान की सूरत में, तहरीक इंसाफ की सूरत में। अच्छा एक बात और ये सब और भी मुझे ज़रा कह लेने दें कि माजी के अंदर जो इंतखाबात होते थे, आप में और याज़ अमीर साहब को पहले पता होता था कि कौन सी पार्टी बस इक़्तिदार आ रही है, इसलिए कि वो पैकेज डील हुआ करती थी, वो पाकिस्तान से बाहर होती थी या अंदर हो जाती थी। एक तो ये तय होता था कि जिसकी हुकूमत गिराई है उसको तो लाना नहीं, उसने तो आना नहीं, ये तो सबसे पहले तय होता था। जो 2008 के इंतखाबात है उसके हवाले से तो सब क्लियर थे, क्योंकि काफ लीग की गवर्नमेंट थी और काफ लीग वालों के साथ भी जो हाथ हुआ। अब मैं समझता हूँ सबसे अहम बात यह है, एक तो बड़ी हद तक इंतखाबात आज़ादाना और मुनसिफाना होते नजर आ रहे हैं, अब तो मुश्किल हो। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के मीडिया की वजह से, पाकिस्तान का मीडिया की वजह से अब कोई जो धांधली के अज़ाइम रखते थे माजी के अंदर, होता रहा सारा कुछ, वो नहीं होगा। जो बात इन्होंने कही है कि जो नए फैक्टर्स हैं वो है इमरान खान, वो किस हद तक असरअंदाज होगा। देखें पहले ये देखना चाहिए कि इमरान खान को मकबूलियत कहाँ से मिली, इसमें तो कोई शक नहीं कि हमारी हुकूमतें डिलीवर नहीं कर पाई थी, और एक रद्द-ए-अमल था जो 30 अक्टूबर 2011 को मीनार पाकिस्तान में सामने आया। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि दुश्मन को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, इन्होंने उन्हें बहुत पहले अलर्ट कर दिया और वो अलर्ट हो गए। उसके बाद शरीफ बरादरान जो हैं उन्होंने भी इंतहाई मेहनत की, हालांकि वो खुद हुकूमत में थे और हुकूमत में रह के अपना केस जो है सियासी केस पेश करना बहुत मुश्किल होता है। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब का फैक्टर पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल रियलिटी है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। समझते हैं कि खैर मैं इस पॉलिटिकल बहस में इसलिए पढ़ना नहीं चाहता कि वो भी मियां शहबाज शरीफ का फैक्टर भी कंपैरेटिव एनालिसिस का फैक्टर है कि अगर सिंध बलूचिस्तान या फ्रंटियर में
को मुकाबले की इस तरह की डेवलपमेंट की सूरत हाल होती तो उनको और ज्यादा कंप्लीट करना पड़ता। एक छोटा सा हमें देखें, हाँ, एक क्रेडिट उन्हें दे दें कि बलोचिस्तान के अंदर उन्होंने कम से कम वहाँ की बलोच लीडरशिप को आमादा तो किया पाकिस्तान में सियासी अमल में और इंतखाबी दायरे में आने पे। वो उसकी वजूहत पे और वो वजूहत है कि बलोच लीडरशिप के लिए भी लास्ट चांस है इस वक्त। बलोच लीडरशिप अगर इस वक्त नहीं आएगी ना तो बलोच लीडरशिप इसके बाद अपने इलाकों में एक बड़ा खुश आइंदा नंबर है पाकिस्तान खुश आइंदा के वाले से, सियासत के मैं वाले बताऊं से। ये इतना बलूचिस्तान के मामले में जब हम बलूचिस्तान पे आप अथॉरिटी हैं, हम आपको अथॉरिटी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कि बलूचिस्तान में अगर आपने इस वक्त कोई हैंकी पैंकी की तो इसके आपको नतीजे अभी भुगतने पड़ जाएंगे, मतलब कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। इसीलिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भी जाके सियासी क़यादत को कहा कि इंतखाबी अमल का हिस्सा बने उनके लिए भी, क्योंकि वो बेचारे खुद भी अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गेम खेल रहे हैं। साहब लाइन पे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ बात कर रहे थे आजाद अमीर साहब, सलमान गनी साहब की एक नई फोर्स चूंकि पीटीआई आई है उससे मुकाबला कहीं शिफ्ट हो गया है, लेकिन गुजरात में तो चूंकि मैं भी वहां से बिलोंग करता हूँ, वो हमेशा पीपल्स पार्टी और आप लोगों का मुकाबला रहा है, लेकिन इस वक्त क्या सूरत, कौन किससे मुकाबला आपका चलेगा, अंदाजा आपको? नहीं जी नहीं, वो देखे ना यहाँ पे तो सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। जी जी। यहाँ पे अहमद मुख्तार साहब नून की मदद से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा, और नून और अहमद मुख्तार साहब एक हैं। जी जी, ठीक। और हमारा तो इन दोनों से इनकी जॉइंट वेंचर से मुकाबला है। अच्छा, ठीक। और बाकी पीटीआई तो पीटीआई के हम खिलाफ नहीं है। इमरान खान साहब ने अच्छे काम किए हैं, हम उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन मुकाबला इन्हीं के साथ है हमारा, नून और ये जो जॉइंट वेंचर है पीपल्स पार्टी तो नहीं मैं कहूँगा, अहमद मुख्तार जी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो इन्होंने फिक्रा नया बोला है जॉइंट वेंचर जो है, इस पे मैं जी आप चौधरी साहब की राय दुरुस्त होगी, लेकिन वहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चौधरी मुबशर भी कैंडिडेट हैं, लेकिन जो मैंने वहाँ पर लोगों से मालूमात हासिल की हैं और ख़ुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और काफ के सर्कल से, मेरा ख्याल एज वहाँ पर चौधरी परवेज अलाई साहब को ही लग रहा है, और वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट चौधरी मुबशर साहब मौजूद है। जी नादिन, जाना है ब्रेक पे, थोड़े से तवक्कुफ के बाद फिर हाजिर होते हैं। नाज़रीन, वक्फे में हमारा इंतजार करने का शुक्रिया। चलते हैं आलिया नज़ीर के पास। जो ये तारीखें हैं ना जी, 26 अप्रैल से लेकर तो 10 मई तक, बल्कि हम 14 मई तक चले जाएं, बहुत अनसर्टन है हर हवाले से। इन दिनों अगर लोग जनरली अपनी ज़िंदगियों में भी देखेंगे तो उन्हें चैलेंज का, परेशानी का, खलफिशार का, इस तरह का सामना होगा। गलत फैसला तो नहीं कर देंगे इन तारीखों की वजह से कोई झगड़े, लड़ाइयाँ, ये है, ये गलत फैसले का टाइम है, और उसके अलावा ये इंफॉर्मेशन लीक होने का टाइम है। वैसे भी हर बंदे को उन दिनों में अपना कंप्यूटर, अपनी मेल्स वगैरह केयर से रखनी होंगी, क्योंकि इंफॉर्मेशन लीक, इंफॉर्मेशन मिसयूज और अफवाहसाजी का टाइम है ये जनरली ओवरऑल। तो जब इतनी अनसर्टेनिटी के टाइम पर हम ये यकीनी तौर पर नहीं कह सकते कि इलेक्शन होंगे, लेकिन टिल्ट इसी तरफ है कि औखे सौखे रो धो के ये काम हो जाएगा। अच्छा, ये परवेज साहब थे, आपने कोई हाँ जी, काला कार्ड? इनका बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है जी जीतने का। मैं मतलब पेशन कोई मैं नहीं करती, मैं सिर्फ एक अंदाजा बयान करती हूँ, और मेरे अंदाजे के मुताबिक 70% स्टार कार्ड है। स्टार कार्ड है जी। ये अपनी तो कल के शेख रशीद साहब से भी ज्यादा जी उनका तो एक पोटेंशियल है ना, वो उसे यूज कर सकते हैं, अगर वो चाहें तो वो जीत सकते हैं। यहाँ पे यह है कि जीत जो है वो बहुत हद तक मुमकिन है। सियालकोट की बात हम करना चाहते हैं, तो उसमें आसिफ अली हमारे साथ लाइन पे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम आसिफ अली साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, और ये गुजर साहब आप ठीक हैं? मैं ठीक ठाक, खैरियत। क्या हाल है शहर इकबाल का? शहर का फजल है, अल्लाह का फजल है, आप हुक्म फरमाएं। ये बताएं, ये जो सियालकोट तो उन जगहों में है जहाँ दारोवाल, सियालकोट जो इलाका जहाँ कौसर नियाज़ी जेल में होता था और जीत जाता था, और पता नहीं कहाँ से आके लोग सियालकोट में जीतते रहे हैं, इस दफा क्या हाल है? असल में यह है कि जो मौलाना कौसर नियाज़ी की आपने बात की है वो यकीनन जेल में थे, और ये 1970 के इलेक्शन की आपने बात की है। जी। उस वक्त तो पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था, और ये दुरुस्त है कि लोग जेल में भी जीत गए, और उन्होंने ऐसे लोग भी जो खड़े किए थे जो इलेक्टेबल नहीं नजर आते थे उस वक्त, लेकिन उन्होंने यकीनन कामयाबी हासिल। यानी एक ही सीट है, उसमें कंपटीशन उनका होगा अरमगान सुबानी से,
जो मुस्लिम लीग काफ में भी रहे हैं और भट्टो की जो गवर्नमेंट थी उनके भी साथ रहे हैं, लेकिन इस वक्त वो मुस्लिम लीग नून के निशान पर लड़ रहे हैं और उनका और डॉक्टर फिरदौस का मुकाबला ये एक सीट की मैं बात कर रहा हूँ। तो बाकी सीटों में और ये भाई वहाँ मुस्लिम लीग नून की पोजीशन जी आप ये सलमान गनी साहब कुछ बात करना चाह रहे हैं। वली साहब ये बताएं कि वहाँ पर जमात इस्लामी का फैक्टर भी मौजूद है और अरशद बग्गू जो है उनकी पोजीशन क्या है? ये सलमान गलानी साहब, ये अरशद महमूद बग्गू जो हैं, ये इन्होंने जो इंतखाबात थे सूबाई असम्बली का, ये तो चौधरी अखलाक के मुकाबले में बिलाशुबा कामयाबी हासिल। इस वक्त वो NA 110 में ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब के मद्दे मुकाबले हैं। जमात इस्लामी ने यहाँ सूबाई असम्बली में 122 और 23 में उम्मीदवार नहीं है, लेकिन अरशद बग्गू बहरहाल एक इफेक्टिव उम्मीदवार है और एक जानदार उम्मीदवार है। जमात इस्लामी के सेक्टर पे नहीं है, बल्कि वो जाती उसकी जो है ना लोगों के साथ पब्लिक रिलेशन कह लें, खिदमत कह लें। बल्ले साहब ये बताएं कि तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है सियालकोट में? हमने तो सुना था बड़ा जोर है। तहरीक इंसाफ सलमान गनी साहब, सही जो सूरत हाल है कि जो आपने, क्योंकि आप मरकज में बैठे हैं, लाहौर में बैठे हुए हैं, अगर तो लाहौर में कोई वेव हुई तो वही सियालकोट में असरात मुरतब होंगे। ख्वाजा आसिफ साहब का मुकाबला पीपल्स पार्टी से ये होगा या तहरीक इंसाफ से? असल में यह है कि ये अरशद बग्गू, थोड़ी सी मेरी राय मतलब मुतासर न हो जाए, अरशद बग्गू से बड़े पर्सनल दोस्त हैं, वो बहरहाल बहुत जोरदार उम्मीदवार साबित होंगे। लेकिन ये जो PTI के उम्मीदवार हैं उस्मान डार फैमिली, ये तहसील आजम से इम्तियाजुद्दीन डार जाहिर है उनका भी एक फैक्टर है। PTI के साथ मिलकर कैंडिडेट के तौर पर उनके बेटे हैं उस्मान डार। पहले उमर डार थे एक्टिव, लेकिन अब उस्मान डार फैमिली से आगे आया है। जो उस फैमिली की पोजीशन है तहसील नाज़िम के तौर पर, वो यकीनन उसको फायदा पहुंचेगा। लेकिन अरशद बग्गू भी अपनी तौर पर एक मजबूत उम्मीदवार है और मैं ये दयानतदारी से बात करूंगा कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को भी नजरअंदाज इसलिए नहीं किया जा सकता तो जो मुस्लिम लीग नून की पोजीशन नजर आ रही है। एक तो यह है कि गलती ये होगी कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ सूबाई असम्बली में भी उम्मीदवार है 1, 2, 3 में, उसके मुकाबले में जमात इस्लामी का कोई उम्मीदवार नहीं, यानी 1, 2, 3 में उन्हें वॉक ओवर दे दिया गया उन एतबार से, और मुझे 1, 2, 3 में उनके मुकाबले में कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं नजर आता। शुक्रिया आसिफ अली साहब, ये एक बड़ी उन्होंने बात की है। मैं समझता हूँ कि ये पीपल्स पार्टी ने 32,000 वोट लिया था और उसके मुकाबले में ख्वाजा आसिफ साहब ने 62-63,000 वोट लिया है, तो लिहाजा वहाँ पर कंपटीशन जो नजर आ रहा है वो तहरीक इंसाफ और तो 2002 के मैं इलेक्शन में जीते थे ना जी, वो सूबाई असम्बली। लेकिन ये मतलब ये कि एक आदमी साहब, शायद आप ज्यादा बेहतर तब तक है कि ख्वाजा आसिफ साहब को बेहद सूबाई असम्बली में लड़ने की ये क्या पॉलिसी है? वही जो चौधरी निसार साहब को जो नून लीग में है, अजीब एक नफ्सियात है, पता नहीं उनकी नजरें जो है वो चीफ मिनिस्टरशिप ऑफ लाहौर पे पड़ी हुई हैं। अच्छा, हर बंदा हालांकि कोई तुक नहीं बनता। आप कौमी असम्बली में आते रहे हैं, हर दफा आप बैठे ही कौमी असम्बली में हैं, तो ये शौक आपको सूबाई असम्बली का क्यों पड़ गया है? या तो होना कि आप समझें कि देखें कौमी असम्बली में हमारे प्रोस्पेक्ट्स इतने मखदूश हैं कि हमें फिर सूबे की तरफ हमें रुख करना पड़ेगा, फिर तो वो समझ आती है। ये ऐसी बात है। ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी निकाल रहे हैं ना जी सर, वो थानेदार बनना हर एक को अच्छा लगता है। वो जहाँ 2 सीटों से तो वो कौमी असम्बली से निसार अली खान खड़े होते हैं, 2 सूबाई असम्बली से भी खड़े हुए हैं। वहाँ पे एक अपना अच्छा भला जो उनका लॉयलिस्ट डाई हार्ड जो है चौधरी तनवीर, उसको भी नाराज किया है। जब चौधरी निसार साहब की खबर आई ना, उसके बाद आया। और ना चौधरी निसार साहब और ना ख्वाजा आसिफ साहब, जैसे इस वक्त टिकटों के मसले में मतलब वहाँ चीफ मिनिस्टर के टिकट पे मैं ये बात समझता हूँ कि देखिए बात है कि अगर माजी की तारीख पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, और उसमें अथॉरिटी तो याज अमीर साहब है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कभी भी शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले पे ना ख्वाजा आसिफ साहब को, ना चौधरी निसार साहब को कोई। फिर मैं हूँ वाक़िफ़ इरादे ज़रूर ने खाना। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हैं फिरदौस आशिक आवान साहिबा। फिरदौस आशिक आवान साहिबा, ये बात वैसे बड़ी अजीब सी लगती है पूछना कि आपके हल्के की पोजीशन क्या है और किस तरह की जा रही है और किसकी जीत यकीनी है, लेकिन फिर भी एक कैंडिडेट की हैसियत से ज़रा सा ऑब्जेक्टिव होकर बता देंगे कि क्या पोजीशन है आपकी और आपके हल्के में बाकी कैंडिडेट्स की? एक हल्का 110 है और एक हल्का 111। हल्का 111 में पार्टी के वोट कम है और वहाँ मुझे शख्सियत के वोट ज्यादा मिलने हैं, तो यकीनन यहाँ पे हमें दोनों का कॉम्बिनेशन बना के हल्का 110 से इलेक्शन जीतना है और चैलेंज
हमारे लिए है और चैलेंज जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए पूरे पाकिस्तान में है, लेकिन मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह मैं दोनों हलकों से कामयाब होंगी और बेहतर नताइज दूंगी पार्टी को। अच्छा, एक बात और बड़ी अहम है कि अमूमन ये तासुर मिलता है कि पीटीआई के आने के बाद असल मुकाबला नून लीग और पीपल्स पार्टी का नहीं बल्कि नून लीग और पीटीआई का हो गया है। एक नया फैक्टर चूंकि आ गया है। क्या सियालकोट में या आपके इर्द गिर्द के हलकों में यही कैफियत है जो कि यहाँ समझी जा रही है या इससे मुख्तलिफ है? पीटीआई ने दोनों पार्टीज का जो वोट बैंक है उसको डिवाइड करना है और खास तौर पर अर्बन एरिया में पीएमएलएन को ज्यादा डैमेज करेगी और रूरल एरिया में भी वो जहाँ बिग टाउन्स हैं वहाँ पे यकीनन पीटीआई सपोर्ट लेगी, नून के वोट बैंक को डिस्टर्ब करेगी और कहीं कहीं पीपल्स पार्टी को भी डिस्टर्ब करेगी। जो आप समझ रहे हैं वैसा नहीं होगा, मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि नून लीग का और आपका मुकाबला है, तो नून लीग के साथ मुकाबले को आप कैसा देख रहे हैं? मुस्लिम लीग नवाज को एक एज रहा है कि उन्होंने हुकूमत भी की है, अपोजिशन भी की है, उन्होंने एक टिकट में 2 मजे लिए हैं, लेकिन मैं पूरी उम्मीद हूँ कि लोग जो हैं जो शऊर रखते हैं उनको पता है कि मैंने उनके लिए क्या किया है। जी शुक्रिया बहुत बहुत फिरदौस आशिक अवान साहिबा। जी नादिन, जाना है एक ब्रेक पे, थोड़े से तवक्कुफ के बाद फिर हाजिर होगा। नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम में खुशामदीद। तो हम डिस्कस कर रहे थे, बाकी जगहों पे तो हम होते गए, थोड़ा सा टच कर लेते हैं ये जो नारोवाल का हल्का है जिसमें आसन इकबाल और तानियाल अजीज़, एक जिसे कहते हैं जिसको कौमी असम्बली से ज़्यादा लोकल बॉडीज अजीज़ थे, अब वो कौमी असम्बली में चला गया है, तो वहाँ क्या सूरत हाल हो? मैं कुछ स्पेसिफिकली तो नहीं कह सकता, मेरा नॉलेज उन एरियाज के बारे में नहीं है, अमूमी बात ही हो सकती है, पर मेरे ख्याल सलमान मैं बताता हूँ जी, इसमें 2008 के इंतखाबात में 66,633, देखिए ये वही दुगनी जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये इन डिस्ट्रिक्ट्स की जब और ये सब हम बात करेंगे तो इसमें ब्रादरिज्म भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और लेकिन इस हल्के में खास तौर पे एहसन इकबाल साहब ने दुगने वोटों से जीते थे। अब वहाँ पर तहरीक इंसाफ जो हम समझते हैं कि एक नए फैक्टर के तौर पर सामने आई है, और एहसन इकबाल साहब जब वहाँ इंतखाब लड़ रहे होंगे तो गालबन तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर मंसूर है। जी वो अभी लाइन पे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर मंसूर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। मंसूर साहब, ये 2 पुराने हरीफों के दरमियान से, जिनके मतलब एहसन इकबाल तो खुद है लेकिन दानियाल के तो वालिद दुआ रहे हैं, तो ये आप उसी नशिस्त में या किसी और दूसरी नशिस्त में हैं? जी देखिए, मैं एहसन इकबाल लड़ रहे हैं 117 NA117 से। जी ठीक। दानियाल लड़ रहा है NA116 से और मैं लड़ रहा हूँ NA115 से। अच्छा ठीक है, तीनों से मुख्तलिफ है। आपके मुकाबले में कौन कौन है? जी मेरे मुकाबले में PMLN के हैं मियां रशीद, लेकिन अभी उनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो क्योंकि वो नैब में जेल में रहे हैं, इश्यूज विद द नैब, उनके पेपर रिजेक्ट हो गए थे, नाउ समथिंग इज पेंडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट, तो अभी मैं आई एम नॉट वेरी क्लियर के मुकाबले में कौन आएगा। हाँ अच्छा, तो ये एक चूंकि इलाका सारा नारोवाल सियालकोट ऐसा है कि जिसके अंदर बड़ी बड़ी बरादरियाँ, मतलब आप गिनने पे आए तो बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट बन जाती है, बाजवेज हैं, दूसरे हैं और घुम्मन हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इनके अंदर से पीटीवी अपनी एक लाइन निकाल लेगी? जी जान साहब, बिल्कुल मैं अर्ज करता हूँ, मैं आपको 45 से लेकर अब तक इसका सारा केमिस्ट्रियल कंपोनेंट बता देता हूँ, आप खुद समझदार हैं और आप समझिएगा। सर देखिए, ये जो एहसन इकबाल का हल्का है इसमें 60% जाट है जी 20% 25% राजपूत है और बाकी मिसलेनियस है। ठीक। इसमें कॉम्बिनेशन इस तरह का बनता था कि कभी कोई जाट कैंडिडेट प्रॉपर जो हु कुड कंपेयर टू एहसन इकबाल वो सामने नहीं आया था, और 93 में वो आए, फिर वो 97 में आए, फिर अब भी वो सिटिंग MNA है। अब PTI ने वहां फीड किया है इब्रारुल हक को। इब्रारुल हक जाट है? जी, इब्रारुल हक कालू जाट है। अच्छा। और उनके साथ उन्होंने लिया है एक कश्मीरी को। वायती पॉलिटिक्स के लिहाज से ये हल्के में 80% राजपूत है
15% जाट है और 5% गुजर है। मैं समझता हूँ इनसे ज्यादा फोर्सफुल, ज्यादा जो बड़ी बात है वो है मेरा पीटीआई के टिकट पे आना, इस इलाके में, पसमानदा इलाके में इमरान खान के चेंज का पैगाम लेकर के आना और एक तालीम याफ्ता होना। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थैंक यू। उन्होंने एक तो पूरी जेनेलॉजिकल ट्री बता दी है अपना। इकबाल की रिपोर्ट अच्छी एक रिपोर्ट है, मतलब वो कह रहे हैं कि वो बिल्कुल शैटर हो गए। आजाद अमीर साहब नहीं, उन्होंने शैटर का नहीं कहा, उन्होंने कहा कि ये समझा जाता था नून का गढ़ और किला, लेकिन अब जरा सा अब आप जाएं तो वो लगता है कि वो जो है थोड़ा सा नगार की तरह बात की है उन्होंने। वैसे बात सही है ना, वो तो किला तो लाहौर किला भी हो सकता है, लेकिन उसकी इंटें कुछ ना कुछ तो हिल सकती है ना। तो ऐसी बात अब आपके पड़ोस में ये दरिया जेहलम के इस तरफ ये जो खारियां और उसके बाद मंडी बहाउद्दीन और ये जो इलाका जो है इस तरफ, मैं आपसे आप क्या समझते हैं? चूंकि जाहिर बात है आपका तो ये इलाका बहुत करीब और जाहिर बात है एक ताल्लुक दुनिया रहता है, जहाँ से फजल अली चौधरी जैसे बंदे भी निकले हैं, प्योरली गुजर पॉलिटिक्स। ये जो है वहाँ पे बिरादरीज़म वगैरह पुरानी बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारे कई इलाकों में नहीं है। सपोज ऐसे चकवाल में वो नहीं है कि ये कहूट है और ये मुगल है तो ऐसे जाएंगे, किसी ने फैसला कर दिया तो सर ऐसी बात नहीं। लेकिन गुजरात ये जो है ये गुज्जर और जाट, लाला मूसा वगैरह जो है यहाँ पे बहुत है, और ये इन्हीं बुनियादों पे इलेक्शन दर इलेक्शन चले आ रहे हैं, पुश्त दर पुश्त। बिल्कुल ठीक। ये तो वो फिर वो मजबूत सी वो हो जाती है। बिल्कुल ठीक। पीपल्स पार्टी के यहाँ पे शोइंग अच्छी थी जी। एक नजर मोहम्मद गोंदल हैं, उसके बाद कमरजमान कायरा इधर हैं, खारिया में नजर वो तो मंडी बहाउद्दीन है ना जी, वो नहर के साथ चले ना, साथ साथ रसूल के साथ घूम जाए ना सारा एडफिकेरिया तक। इसमें दिलचस्प चीज ये रिजल्ट्स मेरे सामने पड़े हैं, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का खासा असर है। अगर पाकिस्तान के कुछ अजला में काफ लीग का कोई असर है तो वही नहीं है, काफ लीग तो जन्मभूमि है ना भाई। कुछ हल्के इसमें ऐसे हैं जिसमें नंबर 1 पीपल्स पार्टी है तो नंबर 2 काफ लीग है, अगर नंबर 1 काफ लीग है तो नंबर 2 पीपल्स पार्टी है, और अब चूंकि वो इकट्ठे इलेक्शन लड़ रहे हैं, मेरा ख्याल वहां पर उनको ऐसा हासिल होगा। ये बनता है। लेकिन वहां पर एक गुजरों का एक और बड़ा अहम घराना जो है वो मियां अफजल हयात का भी है, तो जहाँ पर वो लाला मूसा इंसान तरीके साहब ने उनको टिकट नहीं दिया था पहले। हाँ, लेकिन अब दे दिया, अब दे दिया, अब सब दे दिया है। तो बहरहाल नाज़रीन गुफ्तगू करेंगे इसके बाद इंशाल्लाह, ब्रेक के बाद बाकी गुजरांवाला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जगह है और जहाँ की सीटें भी बहुत ज़्यादा हैं और जो बहुत ज़्यादा असरात मरतब करता है। जी नकारा साहब पे भी डिस्कस करेंगे थोड़े से वक्फे के बाद। जी वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे उस वक्त कमरजमान कायरा वाली सीट और फिर हमने गुजरांवाला पे आना था, तो आप उसके हवाले से मियां अफजल हयात, कमरजमान कायरा और वहाँ पर जाफर इकबाल और खारियाँ और गुज्जर बरादरी। मेरे से तो जी आप पोलिटिकली पूछे तो कमरुज़्ज़मान कायरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उन रहनुमाओं में से जिन्होंने मुश्किल हालात में पार्टी का केस पेश किया है, लेकिन अवामी सतह पे अब सूरत हाल ज़मीनी हक़ाइक़ मुख्तलिफ है। मेरा ख्याल है कायरा साहब की अब वो पोजीशन नहीं होगी जो इससे पहले। अच्छा हाँ, इससे पहले हम इधर पूछ लें ये जो कमरजमान कायरा और ये लोग जो हैं और ये जो हमने इलाका देखा है नजर मोहम्मद गोंदल और मंडी बहाउद्दीन का, इसकी मंडेन एस्ट्रोलॉजी क्या बनती है पूरे इलाके के हवाले से? जो कमरुज़्ज़मान कायरा की अगर मैं बात करूं तो वो जीतते नजर आते हैं। उन जीतने से मेरी मुराद फिर ये है कि मैं प्रेडिक्शन नहीं करूंगी, मैं पोटेंशियल बताऊंगी। मुझे उनका पोटेंशियल ज्यादा नजर आता है। अजीबोगरीब बात हो जाएगी कि मैं जिसका आपसे पूछता हूँ मुझे वो लोग कहेंगे कि ये खास तौर पे कोई ऐसी क्राइम है तो आप उसको जितवा देती हैं, ठीक है? नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं आपको इनके कार्ड्स दिखा देती हूँ। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब के इनका एस ऑफ पेंटिकल्स आता है और द वर्ल्ड कार्ड आता है, जो कार्ड्स शो करते हैं कि इनका बहुत पोटेंशियल है, ये आज भी जीत सकते हैं, इनकी फुटिंग स्ट्रॉन्ग है। उससे पहले आपने नारोवाल की बात की थी, वहाँ पर पीटीआई वो जो रीजन है वहाँ पर पीटीआई की पोजीशन स्ट्रॉन्ग है। पीटीआई का ये कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, वहाँ का नारोवाल का। जी अच्छा, ये नारोवाल की जो हम पहले बात कर रहे थे। और इनके जो वहाँ पे कैंडिडेट हैं, जो भी इनके कैंडिडेट हैं, वो बड़े क्लियर जीतते दिखाई देंगे। अच्छा, नारोवाल में आप कहते हैं कि पीटीआई है, हाँ, जहाँ कमरजमान कायरा में पोटेंशियल है जी, ये स्ट्रॉन्ग है। मतलब मैं किस निशिस्त के बारे में आप कह रही हैं? ओवरऑल कहते हैं, वो जो मंडेन कहते हैं ना, जो जमीनी हक़ाइक़ का जो बनता है 7 पोजीशन, नारोवाल में कोई भी
खड़ा हो जाए तीनों सीटों पे। जी, जो अभी हमने मंसूर साहब जिनसे बात की थी, उनका पोटेंशियल भी वो भी ज़्यादा अपने कैंडिडेट के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग है। इब्रारुल हक भी अपने बाकी जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके मुकाबले में स्ट्रॉन्ग है। और इस तरफ जो नजर अहमद गोंदर, ये मंडी बहाउद्दीन की इस तरफ आपने नहीं? मंडी बहाउद्दीन की तरफ से मुझे कमरुज़मान कायरा साहब को मैंने देखा है, मुझे लगता है कि ही हैज़ स्ट्रॉन्ग फुटिंग और वो जीत सकते हैं। चले गुजरांवाला में आखिरी चूंकि इस बात आते हैं जी, तो ये जो सीट है गुजरांवाला की शहर खान साहब से चली आ रही है, 77 में मुझे याद है सबसे ज़्यादा हंगामा गुजरांवाला शहर में हुआ था। इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के कहेंगे जी, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, जो गुलाम दस्तगीर का सिनेमा इनका, और तो उसके तो जो आग लगी और फिर बाकी सारी चीज़ें। और ये सब इसमें भी वही फिगर है कि जी दुगने वोट, ये देखें ना 61,900, और जो सेकंड नंबर पे पीपल्स पार्टी थी 32,000। फैक्टर वही है, तहरीक इंसाफ में मैदान में आई है। अब तहरीक इंसाफ के एस ए हमीद साहब कहेंगे, एस ए हमीद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में रहे हैं, 2-3 दफ़ा वो MPA बने हैं और खासी जद्दोजहद करते रहे हैं। मेरे ख्याल खुर्रम दस्तगीर की वजह से ही वो गए थे उधर, लिहाजा वहाँ पर भी कंपटीशन पड़ सकता है, लेकिन एज वहाँ पर खुर्रम दस्तगीर। ये जो गुज़श्ता वोटों का मामला है ना, इस पर मैं इसलिए बिलीव नहीं करता कि सिवाय MQM के किसी और पार्टी के एक तरह के वोट नहीं रहे। वो उनके पास एक पता नहीं क्या कमाल है देखना पड़ेगा कि तहरीक इंसाफ को वोट किधर से ज्यादा जाता है, पीपल्स पार्टी से जाता है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोट टूटता है। ये बात सही है। तो और सब क्योंकि आपसे पूरा इसमें फायदा उठाना चाह रहे हैं कि आप क्या समझते हैं कि इस वक्त किसी किस्म की प्रेडिक्शन करना इलेक्शन के बारे में कि ट्रेंड क्या है, हवा कैसे, क्या ये बिल्कुल अभी कच्चापन नहीं है? देखिए जी, मैं चकवाल से कल आया हूँ और मैं सोच रहा था कि चकवाल में तो अभी तक गहमा गहमी उस तरीके से नहीं आई, तो लाहौर में तो पता नहीं क्या होगा। सिवाय एक दफ्तर मुस्लिम लीग के वो लोअर मॉल पे है, पूरा माल रोड जो है खाली पड़ा हुआ। सही बात। फिर मैं आगे आया तो मैंने कहा नहीं ये तो माल रोड है, शायद कुछ वो इंतजामिया ने वो ना किया हो, पर ये जो हॉल रोड और बीडन रोड के अंदर वहाँ पे होगी। मैं जब गाड़ी से गुजरा तो बिल्कुल खाली, कुछ झंडा ही नहीं था। उसकी वजह यासर इलेक्शन कमीशन ने एक पाबंदी लगाई है, बैनर्स पे नहीं, पोस्टर्स पे भी एक डिस्कशन, एक जनरल डिस्कशन भी नहीं हो रहा है। जनरल डिस्कशन आप शहरों के अंदर कहते, मैं कहता हूँ देहातों के अंदर भी बैठ के यही गुफ्तगू हो तो रही है, लेकिन वो जो बात, और खास तौर पे इमरान खान डिस्कस हो रहा है। मैं जो गुजारिश कर रहा हूँ कि अभी तक मेरा ख्याल इलेक्शन को कहते हैं ना ओपन होना, नहीं उसका जो नतीजा है ओपन कार्ड सामने नहीं आए। देखिए होना तो ये चाहिए था। आज से कुछ अरसा पहले लोग कह रहे थे जी मुस्लिम लीग नून छा गई, तो कहना तो लोगों को अब ये चाहिए था, ओ जी बस मुस्लिम लीग नून ने मारिया, लेकिन वो लोग ऐसे नहीं वो कह रहे। हमारे जो नॉर्दर्न पंजाब है वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है नून लीग, बहुत कई हलकों में बहुत, लेकिन वो जो है स्वीप ये करना कि सेंटर में गवर्नमेंट बन जाएगी, पंजाब में गवर्नमेंट बन जाएगी, मेरे ख्याल जो ऑब्जर्वर्स हैं वो ये नहीं कह रहे। सही जो आउटलाइन है इलेक्शन की, जो वो बादल थोड़े छट जाते हैं और आपको नजर आता है, मेरे ख्याल अभी तक नहीं नजर आता। ये जिस रॉ की बात कर रहे हैं, बात दुरुस्त है, एक रॉ चलती है। मेरा ख्याल जो सूरत बनी है, एक इंतखाबी उम्मीदवारों को चुनाव का दबाव था पॉलिटिकल पार्टीज पे, और इंतखाबात से एक हफ्ते पहले आप 1 मई के बाद देखेंगे उसमें रॉ बनेगी। 26 अप्रैल के बाद रॉ बनेगी या जो खत्म होगी, जो किरण की आप बात कर रही हैं? 26 अप्रैल के बाद तो बहुत सारी वेव्स बनना शुरू हो जाएंगी, आप समझे, लहरें उठना शुरू हो जाएंगी, एक तूफानी कैफियत है 26 अप्रैल के बाद। जहाँ तक हम गुजरांवाला रीजन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर पीपल्स पार्टी की पोजीशन सबसे कमज़ोर है। यहाँ पर नहीं, वो तो खैर हम पहले तबसरा कर चुके हैं कि 40 साल के अंदर ये पहली दफा है कि पीपल्स पार्टी तबसरों में शामिल नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी जो रीजन की हम बात कर रहे हैं, कहीं पे वो अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कई रीजन्स मैंने देखे हैं जहां वो स्ट्रॉन्ग है। ये जो गुजरांवाला का रीजन है, यहाँ पे इन पे कुत्ते भौंक रहे हैं, लेकिन बाकी जो रीजन्स है वहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ है, उनकी सीटें प्लस माइनस उतनी ही निकल रही हैं। तमाम तजिया निगार उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि जब वो बाहर निकले तो उनको अंदाजा हो जाए कि हवा किस तरफ की है। अल्लाह करे कि वो वक्त और वो हवा पुरसुकून नज़रों के साथ हम देखें, इत्मीनान के साथ हम देखें, क्योंकि इसी में हमारा भला है और इसी में हमारी आफियत है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने।